गुड मॉर्निंग विद्यार्थ्यांनो, शुभ आता आपण आज मराठी हा विषय साठी इथे एकत्रित आलो आहोत. बच्चों, मैंने आपको तो कर दिया है और की शुरुआत हम आज मराठी विषय से करेंगे. आप मुझे जानते होंगे. मीना टीचर हूँ और आप लोगों को मराठी पढ़ा. तो बच्चों, आज हमें मराठी में पाठ 9 या गिरवूया और पाठ 12 खेळूया ये पाठ हमें पढ़ना है. तो करती हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन निकाल रहे होंगे आज और बिल्कुल हमारे साथ बने. जोपर्यंत मी तुम्हाला शिकवणार आहे मुलांना तोपर्यंत आमच्या बरोबर अभ्यास करायला जायचंय. मला माहिती आहे की फार अभ्यासासाठी आमच्यात एकत्र व्हा, मला सहयोग कराल. म्हणून आज तुमच्यासाठी मी मराठी हा विषय आणि 2 धडे घेणार. तर चला आपण रंगीत स्लाईडवर जाऊ. अभ्यासाला सुरुवात करूया. मुलांनो, आज मी तुम्हाला जो धडा त्यात शब्द जुळवायची कशी हे पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे फळ्यावर. आपण त्या फळ्यावरची गंमत पाहायची आहे की अपशब्द कसे गिरवायचे आणि विविध चित्र जे तुम्हाला बघ मला ओळखा की चित्र कसली आहे. मी तुम्हाला हिंदी आणि मराठीत बच्चों में आप लोगों को हिंदी दोनों भाषाओं में चित्र का अर्थ समझाऊंगी. पता है हमारे हिंदी भाषा में जो है कुछ बच्चे जो मराठी से एक भी अनभिज्ञ, तो आप इस बार बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे और लोगों को मनोरंजनात्मक और कृतियुक्त द्वारा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी. तो चलिए हम चलते हैं हमारे भाई की तरफ. मुलांनो, सुंदर सुंदर सकाळच्या सुंदर शुभ सकाळ सुंदर आहे. तुम्ही पण सुंदर आहात और आपके चेहरे देखकर हमें भी खुशी होती है. तुमचा सुंदर प्रसन्न चेहरा पाहिल्यावर आम्हाला असं वाटतं की आम्ही शाळेत आलेलो आहोत आणि मुलांना पाहून जो आनंद है तो आमचा गगनात मावत नाहीये. प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर सामने देख आपका हर्ष देखकर आपकी खुशी यकीन नहीं करेंगे आप लोग. हमें बहुत खुशी होती है बच्चों, इसलिए हम लोग आपको अलग अलग प्रकार से किस तरह पढ़ाए ये सोचकर हम आप तक पढ़ाई है. शाळा नहीं, आपको पता होगा हमारा विद्यालय बंद है, स्कूल बंद है. हम स्कूल जा रहे, फिर भी हमारी पढ़ाई जो है शुरू है. क्यों शुरू है? क्योंकि ह्याच्यात सगळ्यात मोठा आणि महत्वाचा वाटा तुमचा आहे. क्योंकि सफल इसलिए हो रहा है, ये पढ़ाई हमारी एजुकेशन इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि के साथ साथ आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें. बच्चों, तो चलिए हम लोग पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं. सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. स्वागत आप सभी का स्वागत करती हूँ. पर उपस्थित शिक्षक गण एवं हमारे नोडल ऑफिसर जो है हमारे साथ हैं, वो के बाद हमारे अभिभावक हमारे बच्चे साथ लगे रहते हैं और प्यारे प्यारे सुंदर बच्चों, आपका तहे दिल से सुस्वागत. हाँ, अधिकारी अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो उनका भी हाथ जोड़ नमस्ते. सभी को सभी का स्वागत करते हुए हम पढ़ाई की तरफ बढ़ती हूँ मैं आगे. अभी चला तर मुलांनो, सगळ्यांचं स्वागत आपण केलेलं आहे. सुंदर स्वागतापासून सुंदर दिवसाच्या सुंदर सुंदर शुभेच्छा. आणि आता आपण अभ्यासाला सुरुवात करूया. चला मुलांनो, सगळ्यात आधी सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले हम अच्छे विचारों के साथ आज शुरू करेंगे. सुविचार आधी विचार करा मग कृति करा. बच्चों, हम हिंदी में कहते हैं ना, सोचो समझो फिर करो. आधी विचार करा, इसका मतलब है पहले सोचो बाद में कृति करो. बिना सोचे समझे कोई भी काम मत करो. अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो वो काम जो है हमारा सफल नहीं होता है बच्चों. तो हिंदी के साथ साथ हमें मराठी में भी ये सुविचार याद करना है. आधी विचार करा
म कृति करा। ठीक है, आप होशियार हो बच्चों, समझदार हो, और आपको ज्यादा बताने की जरूरत नाही, चौथी में आ गए हो, पहिली दुसरी तिसरी के बच्चे नाही हो, आता आपण चौथीत आलोय, हुशार झालोय, मोठे झालोय, तर आधी विचार करा आणि मग कृती करा। हा सुविचार तुमच्या पटकन लक्षात आलाच असेल। फिर भी मैं टीचर हूँ, मेरा काम है आप लोगों को समझाना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है उनको हमें समझाना है, आशा करती सबके समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, आज 8 सितंबर 2020 हमारी चौथी कक्षा है, और मैंने जैसे आपको कहा था हमारा विषय मराठी है। मैं आज आप लोगों को 2 पाठ पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पाठ ये थोड़े छोटे हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें 2 पाठ पढ़ाऊं तो आप लोगों को मजा आएगा। ये मत सोचना बाप रे 2 पाठ कसं शिकवणार, बाप रे कंटाळा येत नाही, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी बच्चों, यकीन मानिए। धडा 9वा वाचूया गिरूया, धडा 12वा शब्दांची खेळूया। धडा 9वा जो है वाचूया गिरूया, उसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। वो चित्रों को मैंने आपके सामने अभी मैं लाऊंगी, उन चित्रों को कैसे लिखना है ये इस चित्र को देखने के बाद मैं आपके साथ ब्लैक बोर्ड शेयर करूंगी, और उसमें मैं आपको लिख कर बताऊंगी कि इन शब्दों को किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले चित्रों से परिचित होते हैं बच्चों। मैं पाठ 9वा वाचूया गिरवूया, इस पाठ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, पन्ना क्रमांक 9। अब हम आगे की तरफ बढ़ते बच्चों। खालील चित्रे वाचा, अगर आपके पास किताबें हैं तो आपको पन्ना क्रमांक 9 निकालना है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत है। हम जो है ना यहाँ आपके लिए, आम्ही आहोत मुलांनो तुमच्यासाठी नाना विविध सुविधा उपलब्ध करून तुम्हाला शिक्षणापासून वंचित न राहण्याचे आम्ही प्रयत्न करत आहोत, आणि या प्रयत्नांमध्ये आम्ही पूर्णपणे सफल होत आहोत, कारण तुमच्यामुळे। तर मुलांनो तुमच्यासाठी मी समोर एक लिहिलेलं आहे बघा काही, खालील चित्रे पहा, नावे वाचा आणि गिरवा। गिरवायचं कसं ते मी तुम्हाला नंतर मी दाखवेन, बाद में मैं बताऊंगी आप लोगों को, पहले उन चित्रों से आप परिचित होइए। देखिए पेन, पेन, इससे तो सारे बच्चे परिचित है। पेन है, कलम है, इसे हिंदी में हम कलम कहते हैं बच्चों, इससे हम लिखते हैं। और चौथी में आने के बाद हम कहते हैं बच्चों अब आप पर कलम से लिखोगे। तीसरी तक हमारी पेंसिल चलती है, चौथी में आने के बाद हम कलम का उपयोग करते हैं, पेन, कलम। वही जिसको हम हिंदी में कॉपी कहते हैं, इसमें ऊपर लिखा है कॉपी में मैथ यानी गणित, लेकिन इस कॉपी को हम कहेंगे वही, वही, और इसका उच्चारण भी हमें करना है वही, और हिंदी में इसका अर्थ है बच्चों कॉपी। तीसरा है फड़ा, इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हो, जैसे कॉपी से परिचित। कॉपी जिसे हम लिखते हैं, हम कॉपी में कब लिखते हैं, जब टीचर हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखाती है बच्चों। देखिए चौक भी रखा है वहां पर, इसी चौक का उपयोग करके टीचर हमें स्कूल में, विद्यालय में हमें पढ़ाती है। तो बच्चों यही जो हमारा मराठी में इसको फड़ा बोलते हैं बच्चों, और हिंदी में हम लोग इसको फलक बोलेंगे, इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तर ह्याला आपण मराठीत म्हणायचंय फळा, फळा। पुढे जाऊया मुलांनो। रिक्षा, ह्याला आपण हिंदीत पण रिक्षा म्हणतो आणि मराठीत देखील रिक्षा म्हणतो। हिंदी मराठी दोनों में इसको रिक्शा कहते हैं बच्चों। इसमें बैठ के हम कहीं भी जाना हो तो हम इसमें आसान आसान एक आवागमन का साधन है। उसमें बैठ के हम लोग 3 लोग तो जा ही सकते हैं, मम्मी पापा और हम। मार्केट जाना हो या कहीं जाना है तो हम उसमें बैठ के जाते हैं। स्कूल जाना हो तो हम रिक्शा में बैठ के मम्मी हमें स्कूल तक पहुंचाती है। तो बच्चों ये है रिक्शा, इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑटो रिक्शा। हमें अभी हिंदी और मराठी में जानकारी प्राप्त करनी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हिंदी में इसको रिक्शा कहते हैं, मराठी में भी इसको रिक्शा ही पढ़ेंगे। कैरी, 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 बच्चों ये कच्चा आम है, हम हिंदी में इसको आम नहीं कहेंगे, कच्चा आम कहेंगे। आम किसे ज्यादातर हम कहते हैं जो पका हुआ होता है उसे हम आम कहते हैं, इसको हम बोलेंगे कच्चा आम, या कैरी भी कहते हैं, कैरी ऐसा कहेंगे हिंदी में, लेकिन मराठी में इसका उच्चारण ऐसा होता है कैरी। क्या होता है, कैरी, कैरी यानी कच्चा आम। कितना सुंदर चित्र है ना, देखकर मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लगता है इसको काट कर अभी खा ले। चलो कैरी हिंदी में कहेंगे कैरी। रुपया,
अभी हमने गणित का जो टीचर ने हमारा पाठ लिया था मेरे से पहले, उसमें उन्होंने सिक्कों के बारे में हमें बताया था। उसमें रुपए भी थे, सिक्के भी थे। तो ये उसी में से एक सिक्का है, रुपया। 1 रुपए का सिक्का है ये। मराठी में भी इसको रुपया कहते हैं और हिंदी में भी इसको रुपया ही कहते हैं। 1 रुपया ऐसा बोलते हैं, 1 रुपया। मराठी में कहेंगे रुपया। ठीक है, सुंदर से चित्र आहे बघा याचं। चला पुढे। पेरू, सुंदर पिकलेला पेरू, पका हुआ है। देखो अमरूद है ये, पका हुआ अमरूद है ये बच्चों। देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। देखो कितना, उसका रंग देखो, रंग कितना आकर्षक रंग है इसका। और काट कर भी रखा है उधर। पेरू, कुछ बच्चे हिंदी में भी इसको पेरू पेरू कहते हैं। हमारे विद्यालय के पास जो पेरू वाला बैठता है ना, तो बच्चे उसको देखकर बहुत ललचाते, बोलते हैं छुट्टी रिसेस में टीचर मैं पेरू लेने जाऊं। तो पेरू मराठी में भी बोलते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में भी पेरू कहते हैं, लेकिन इसे अमरूद कहा जाता है बच्चों। हिंदी में इसे कहते हैं अमरूद। अब बोली भाषा में हम पेरू बोलते, कोई बात नहीं, पेरू पेरू ही होता है भाई। चलिए, पेरू पेरू, हिंदी में कहेंगे अमरूद। अंगठी, अंगठी, इसे हिंदी में कहेंगे अंगूठी। हिंदी में हम कहेंगे अंगूठी, ये जो उंगली में पहनी जाती, पहना। हम लोग ज्यादातर उसको उंगली में पहनते, चाहे किसी भी उंगली में हम पहने, बीच वाली उंगली में या कानी उंगली में, पहली वाली उंगली में, कहीं भी। तो इसको अंगठी कहते हैं। इसमें देखिए अच्छा सा डायमंड लगा हुआ है, सफेद रंग का हीरा लगा हुआ है। मराठी में इसको कहेंगे अंगठी और हिंदी में कहेंगे अंगूठी। ठीक है, एक जैसे इंग्लिश में कहते हैं फिंगर रिंग। पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मराठी में आप जानिए पहले। मराठी हिंदी में जानना बहुत जरूरी, इंग्लिश तो हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ना ही है हमें, और आपको आएगा। बहुत समझदार बच्चे हो, आपको आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगठी, अंगूठी। पोलीस, ये कोण दिसतंय तुम्हाला? पोलीस काका दिसताय। पोलीस, इसको हिंदी में भी हम कहेंगे पुलिस। हिंदी में इसका उच्चारण हम करेंगे पुलिस, और लिखते भी है पुलिस, लेकिन मराठी में जो है इसको बोलते हैं पुलिस काका अथवा पुलिस मामा। वो देखिए फोन करके किसी की कंप्लेंट दर्ज करा रहा है, कुछ लिख रहे हैं वो अंकल, पुलिस अंकल कुछ लिख रहे हैं। तो किसी की शिकायत लिख रहे हैं, कोणाची तरी कंप्लेंट लिहित आहेत पोलीस। तर ह्याला आपण मराठीत म्हणतो ह्यांना पोलीस, आणि हिंदीत आपण त्यांना म्हणू पुलिस। ठीक है बच्चों, आपको हिंदी मराठी दोनों में मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में आता होगा, ऐसी आशा करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हूँ मैं। इस चित्र में आप लोगों को क्या दिख रहा है? या चित्रात काय दिसते मुलांना? आपल्याला चारी बाजूनी 4 रस्ते दिसतात आणि चारी बाजूनी गाड्या येताना जाताना आपल्याला दिसतात। 4 बाजूनी जेव्हा वाहन येताना जाताना दिसतात, आते जाते हुए हमें ये जो वाहन गाड़ियां दिखती है, तो उस जगह को कहते हैं चौक। मराठी में इसको कहेंगे चौक। मराठीत आपण ह्याला म्हणू चौक। जिथे 4 दिशा आहेत आणि चारी बाजूला गाड्या धावतात मुलांनो, त्या जागेला म्हणतात चौक। और उसका उच्चारण जो है हिंदी में हम करेंगे चौक। क्या करेंगे? चौक। मराठी में कहना है चौक, चौक। हिंदी में कहेंगे चौक। ये क्या चित्र है? कौन सा चित्र बताओगे आप? कुठलं चित्र आहे? कशाचं चित्र आहे? ऊस। कशाचं चित्र आहे ये? ऊस। ऊस जिसे हम हिंदी में कहते हैं गन्ना, ईख, है ना। इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम? इसका ज्यूस बनता है, ज्यूस बनता है। ऊसाचा काय बनतो? रस। आपण ऊसाचा रस फार आनंदाने, स्वादिष्ट असा ऊसाचा रस आपण नेहमी पीतो। बच्चों, गन्ने का जूस जो है वो हमारे सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है, लाभदायक होता है, इसको पीना चाहिए बच्चों। तो ऐसा ये रसदार रसाळ ऊस, जिसको हिंदी में भी बच्चे गन्ना या ईख कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पपई, मराठीत आपण ह्याला पपई म्हणतो, मात्र हिंदी में हम इसको पपीता कहेंगे। ये फल भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चों। पपीता खाना ही खाना चाहिए। बहुत बच्चे पपीता नहीं खाते होंगे, तो आज से खाना शुरू करेंगे, क्योंकि टीचर ने कहा है। क्योंकि अभिभावक जो है वो स्कूल में आकर हमसे ऐसी शिकायत करते हैं, हमसे ऐसा रिक्वेस्ट, जैसे हमसे विनती करते हैं, टीचर आप बोलिए ना, ये फल नहीं खाता है।
आप बोलोगी तो खाएगा, आप बोलोगी तो खाएगी ये मेरी बेटी, नहीं खाती, प्लीज आप बोलिए ना। तो अब मैं आज बोल रही हूँ आपको, सबको पपीता खाना है। कुछ बच्चे जो है पपीता पसंद नाही करते, पण मुलांनो पपई जे आहे आपल्या शरीरासाठी फार चांगलं फळ आहे। आपल्या शरीरात ऊर्जा निर्माण करतो, आपल्या शरीरात वाढ होते ह्याच्याने, आणि आपल्या शरीरातील भरपूर पोषक द्रव्य ह्यापासून आपल्याला मिळतात। त्यामुळे पपई नक्की खा, पपीता आप जरूर खाइए, मैंने कहा इसलिए खाइए, ठीक है। मुझे पता है आप लोग मेरी बात मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते, सुंदर से चित्र पपई के साथ, इसे हम हिंदी में पपीता कहते हैं। एक, एक देखिए मैंने अंक में है ये एक लिखा है, इसको हम हिंदी में भी एक कहेंगे और मराठी में भी एक कहेंगे। एक तो एक ही होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों ना, हिंदी और मराठी दोनों में एक ही इसका उच्चारण होता है। तो हिंदी और मराठी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप तो वैसे भी होशियार हो, मैंने कहा समझदार हो, तो आपको ज्यादा इतना बताने की जरूरत नहीं। हिंदी में भी एक है, मराठी में भी एक, इसको कहा जाता है एक, एक ही होता है। एक नंबर। चलिए, लहसुन, कितना सुंदर प्यारा चित्र है देखो। लहसुन जो है इसको हिंदी में हम लहसुन कहते हैं। लहसुन आपने अपने सभी के घर पे आपने लहसुन देखा होगा, अपने घर पे भी लहसुन मम्मी लाती है, पापा लाते हैं मार्केट से। लहसुन के बगैर सब्जी नहीं बनती बच्चों। ये हमारे सब्जी का जो है स्वाद बढ़ाने में, मसालों का ये राजा है लहसुन। लहसुन के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती, ऐसे मुझे लगता है। आप लोगों को भी स्वादिष्ट सब्जी खाने की आदत होगी, तो लहसुन जो है मम्मी जरूर सब्जी में डालती होगी। तो ये है लहसुन। मराठी में इसको लहसुन कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको कहेंगे लहसुन। क्या कहेंगे इसको? लहसुन। सबके घर में ये आप लोगों को दिखेगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लहसुन के साथ। तबला, ये एक वाद्य यंत्र है बच्चों, जिसे जब संगीत बजता है, गाना बजता है, म्यूजिक बजता है, तब इसका उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में इसका होता है उपयोग। तबला, मराठी में भी इसको तबला कहेंगे और हिंदी में भी हम इसको तबला ही कहेंगे। ये एक वाद्य यंत्रों में से है। जैसे तबला है, ढोलक है, शहनाई है ना। तो तबला जो है एक संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य साधन है, तबला। इसको मराठी में भी हम पढ़ेंगे। मुलांनो, मराठीत आपण देखील याला तबला म्हणतो, तबला वादन करतो आपण त्यांचं। आणि तबला वाजवल्यामुळे गाण्याला एक नवी आपण म्हणतो ना, नवी एक स्फूर्ती मिळते, नवा जिवंतपणा मिळतो मुलांनो। तो हा तबला वादन जे आपण नेहमी ऐकत असू, जिकडे जेव्हा गाण्याचा कार्यक्रम असतो तेव्हा तबला हा तिकडे असतोच असतो मुख्य प्रमाणात। तो तबला वादन जब होता है तब ये जो है तबला हमें देखने को मिलेगा। देखा होगा आप लोगों ने, मतलब ये जो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता है टीचर मैंने तबला नहीं देखा है। तो ये वाद्य यंत्रों में से एक मुख्य वाद्य यंत्र है तबला। चलो आगे बढ़ते बच्चे। झोंका, झोंका देखो बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है ना। अगल बगल में गार्डन है और झोंका है। झोंका देखते ही ऐसा लगता है कि चलो इस पे बैठे और झूले। बच्चों पता है हम गार्डन में जाते हैं तो लाइन लगी रहती है इसके पास, क्योंकि एक के बाद एक में जाना है, झोंके में बैठना है ना। झोंका यानी झूला। आपको देख के ही पता चला होगा इसको क्या कहते हैं, झूला। तो झूले में बैठने का मजा कुछ और ही होता है बच्चों। मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद होगा झूले में बैठना। आप तो क्या, मुझे भी पसंद है झूले में बैठना। झूले में बैठकर दूर दूर से लंबी लंबी झूले लेना और बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद महसूस करती हूँ मैं अभी इस चित्र को देखकर। तो बच्चों अब ये जो चित्र मैंने आप लोगों को बताए, वो चित्र जो है मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे बिल्कुल बने रहेंगे मेरे साथ। मैं आप लोगों को अभी जितने चित्र बताए मैंने, उन सारे चित्रों को मैं अभी आपको एक एक करके लिख कर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड के पास। बच्चे बिल्कुल बने रहेंगे हमारे साथ। ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चे साथ ब्लैक बोर्ड पढ़ेंगे और हमें तो बच्चे जो है आप लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे और मैं आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ कि हमें ब्लैक बोर्ड की तरफ कैसे लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं अभी बताने जा रही हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। लिखना है ब्लैक बोर्ड पे जो जितने शब्द अभी आपको पढ़ाए थे
उनको लिखना कैसे है आपको देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलो ये देखिए, पहला मैंने लिखा है पेन। इसको हम कैसे, बिंदी बिंदी बनाई है, आपकी किताब में भी बनाई है, उसको लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ। पे न पेन, वही, वही बिंदु को जोड़कर मैंने लिखा है, क्योंकि हमारा पाठी है गिरवा। गिरवा दोहराना, इसको इस ऊपर लिखना, बड़ा बड़ा फड़ा। रिक्शा, रिक्शा। कैरी, कैरी। रुपया, रुपया। पेरू, पेरू। अंगठी, अंगठी। पुलिस, पुलिस। चौक, चौक। ऊस, ऊस। प, प, ई, पपई। एक, एक। लसूण, लसूण। तबला, तबला। झोका, प्रमाणे मी सगळे शब्द लिहून दाखवे, इसी तरह आपको शब्दों को पढ़ाना है। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन तक। चलो स्क्रीन की तरफ अभी चलना है। बस मैंने आप लोगों को ये सारे शब्द जो है लिखकर आए हैं मैं, और आपको इस तरह से इन शब्दों की हमारे साथ जो है वो से लिखा मैंने तुम लोग आप लोग खाया है। तो आप लोग को जो है ऐसे ही शब्द अपने कॉपी में बाद में लिखाने हैं बच्चों। ठीक है, तो चले पढ़े हम लोग आगे पाठ हम लोग लेंगे आगे। चलिए आगे है स्क्रीन साथ, और आगे चलेंगे स्क्रीन तरफ बच्चों। अभी हमें क्या करना है, देखो हमें अभी आगे का पाठ पढ़े बच्चों। आगे पाठ जो है हमारा खाली शब्द वाचा समझून घ्यावं लिहा, ये हमारा पाठ जो वो है, मैं आप लोगों को बताया था कि कौन से पाठ की तरफ बढ़ना है। आप बता सकते हो कौन सा है ये? हाँ बिल्कुल सही, शब्दांशी खेळूया। पन्ना क्रमांक 12 शब्दांशी क्या आहे? खालील शब्दवाद समजून घ्यावं लिहा। मुला तुम्हाला मी इथे समोर लिहिलेलं आहे, तो दिख रहा होगा, खालील शब्दाचा समजून घ्या लिहा। चला पुढे हम देखते हैं। देखिए ये चित्र दिख रहा है आप लोग को, मामा दिख रहा है ना, चंद्रमा, इसे मराठी में कहते हैं। और आगे क्या लिखा है उसके, जब को हम मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा? चंद्रपुर। पाठ जो शुरू किया हमने तभी ऊपर लिखा था उन्होंने, खाली वाचा समझकर ही शब्द को बनाना है बच्चों। चित्र आधा शब्द, दोनों को मिलाकर एक शब्द बनना है, और मैंने आपको बना के दिखाया है। चित्र है और पूर है, तब दोनों मिलाकर हो रहा है ना। मजा मजा आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ मुझे पता है आप लोगों को बहुत मजा आता होगा। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, कौन सा है बताओ मुझे, कौन सा चित्र है ये, किसका चित्र है ये? जंगल में रहने वाला नाग है, देखकर डर लगता है ना, इसको डरावना लग रहा है ये। इस चित्र के साथ बच्चों सामने पूर लिखा हुआ है, इसके आगे पे पूर लिखा हुआ है। तो नाग, मराठी में इसको नाग कहेंगे, हम हिंदी में इसको सांप भी कहते हैं, अजगर भी कह सकते हैं इसको, लेकिन नाग और पूर दोनों को मिलाकर क्या बनता है? नागपुर। क्या बनता है? नागपुर। पढ़ेंगे कैसे इसको? नागपुर।
ठीक है, नागपुर, नागपुर। अब बच्चों यहाँ पर शब्द लिखा है चिंच, और आगे जो पेड़ का चित्र बताया है वो चित्र जो है वो वड का चित्र है, जिसे हम हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं और मराठी में इसे कहते हैं वडाचे झाड़। तो चिंच और वड दोनों को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा चिंच वड। उन्होंने कहा समझून घ्या, हम समझ के चित्र बना रहे हैं बच्चों, आप तो समझदार हो ही, मैं टीचर हूँ, मेरा काम समझाना है, मैं समझा रही हूँ। वैसे आप लोगों को ये चित्र देखकर ही काफी बच्चों के समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ। चिंच और वड, चिंच वड। ये कौन सा नंबर लिखा है, कौन सा अंक लिखा है? 40, और उसके आगे लिखा है गांव। दोनों को मिलकर क्या होगा? 40 गांव। लेकिन मराठी में जो 40 को हम कहते हैं 40, ल का उच्चारण होता है 40, इसलिए हमें क्या लिखना है इसको? 40 गांव। अगर आप 40 लिखोगे तो मराठी की टीचर आपको गलत देगी कि ये मराठी विषय है, तो आपको मराठी का ही उच्चारण इसमें लिखना है 40 गांव, 40 गांव। ये कौन सा प्राणी है पता है आप लोगों को? बिल्कुल सही कहा आपने, लोमड़ी है ये, है ना? कोल्हापुर। कोल्हा, इसको मराठी में कहते हैं कोल्हा, और जब पूर इसमें ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा कोल्हापुर। वेरी गुड। पता नहीं किसी बच्चे ने जवाब दे दिया है कोल्हापुर, बहुत बहुत बधाई उस बच्चे को, वेरी गुड, मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स। कोल्हापूर, कोल्हापूर, कोल्हा आणि पूर दोन्ही मिळून काय झालं? कोल्हापूर। दोनों को मिलकर कोल्हापुर ये शब्द तैयार हुआ। आगे चलिए। सुंदर सुंदर पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, मोर गांव। गांव जुड़ा हुआ है, तो हम साथ में क्या पढ़ेंगे? मोरगांव। मोरगांव, वेरी गुड, मोरगांव, बहुत बढ़िया। बच्चे तो बहुत होशियार है ही। चलिए ठीक है, मोर और गांव को जोड़कर हमारे पास शब्द बनेगा मोरगांव, मोर गांव, मोरगांव। 12 शब्द चित्र, ये अंक कौन सा है? 12, और उसके साथ जुड़ा है मती। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, हम हिंदी में कहते हैं 12, लेकिन मराठी में इसको कहेंगे 12। तो 12 के साथ अगर मती जुड़ेगा तो कौन सा शब्द बोले हम तैयार होगा? बारामती। कौन सा शब्द हम इसको पढ़ेंगे? कौन सा शब्द बोलेंगे हम इसको? बारामती। वाह रे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बारामती, बारामती, ठीक है। अब ये जो है कौन सा चित्र है? आप लोगों ने इतिहास में जब शिवाजी महाराज का इतिहास हम पढ़ते हैं तब हमने देखा होगा वो गढ़ जीतते हैं। गढ़ जीतने के लिए मावले कितनी स्फूर्ति से जाते हैं लड़ाई पे। तो ये है गढ़, इसको मराठी में कहते हैं गढ़, हिंदी में भी हम इसको गढ़ ही कहेंगे। और साथ में जो शब्द लिखा है चिरोली, तो हम इसको साथ में कैसे पढ़ेंगे? गढ़ चिरोली, गढ़ चिरोली, गढ़ चिरोली, गढ़ चिरोली, ठीक है। फिर ये अंक आया है ए के स्थान पर 32 शिराड़ा। जैसे मैंने आपको कहा, हम जैसे 12 और 12, 40 और 40, उसी तरह ये 32 वाला जो अंक है ना, उसको हम हिंदी में भी 32 कहेंगे और मराठी में भी 32 कहेंगे, और उसके साथ शिराड़ा ये शब्द जुड़ गया है तो हो जाएगा 32 शिराड़ा, 32 शिराड़ा, ठीक है। बच्चे उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड। घोड़े गांव, अब इसमें 3 घोड़े हैं, देखो 1 2 3, 3 घोड़े। अगर एक होता तो हम क्या बोलते? घोड़ा। एक से अधिक है तो बच्चों इसके साथ हम क्या बोलेंगे? तीनों को साथ में मिलकर घोड़े। एक घोड़ा, अनेक घोड़े, है ना। तो इस चित्र द्वारा हमें यह भी संकल्पना स्पष्ट होती है कि अगर एक घोड़ा होता तो हम इसका नाम कैसे पढ़ते? घोड़ा गांव। तो घोड़ा गांव ये कोई नाम नहीं होता है, अर्थपूर्ण हमें शब्द तैयार करना है। तो इन्होंने हमें 3 घोड़े दिए हैं तो हम बोलेंगे घोड़ा गांव नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे घोड़े गांव। एक घोड़ा, अनेक घोड़े, यानी हम
ये संकल्पना उन्होंने स्पष्ट की है, एक वचन और अनेक वचन कैसे पहचाना जाता है, ये भी हमें यहाँ पर इन्होंने इस चित्र द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है। संकल्पना हमें स्पष्ट करवाई है इन्होंने। एक घोड़ा होता तो घोड़ा गांव होता, लेकिन उन्हें घोड़े गांव नाम चाहिए था किसी गांव का, तो उस गांव का नाम है घोड़े गांव। तो उन्होंने हमें 3 चित्र दिखाए हैं। एक से अधिक अगर कोई वस्तु होती है तो उसको अनेक वचन में कहते हैं बच्चों, इसीलिए घोड़े गांव, घोड़े गांव। अब आम भी देखो, यहाँ पर एक नहीं है, 3 आम है, 2 पूरे आम है और एक आम को काट कर रखा है पीसेस किए उसके। तो एक आम अगर होता तो हम उसको बोलते हैं अम्बा गांव। एक से अधिक है इसलिए अम्बा, अम्बे। मैंने कहा था ना आपको, एक और अनेक वचन भी इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है कि बच्चों को किस तरह पहचाना है, किस तरह से व्याकरण की तरफ बच्चों को ले जाना है, किस तरह आप लोगों को ये संकल्पना स्पष्ट करनी है कि एक और अनेक क्या होता है बच्चों। एक वचन, बहुवचन, एक वस्तु होगी और अनेक वस्तुओं हो जाएगी उसी तरह की, तो हम उसका उच्चारण उस शब्दों में परिवर्तन किस तरह होता है। आंबा गांव नहीं होगा यहाँ पर, आंबा का अनेक वचन होता है आंबे, आंब्याचं अनेक वचन होतं आंबे, म्हणून इथे लिहिलंय आंबेगाव, इसलिए बच्चों यहाँ पर लिखा है आंबेगाव, आंबेगाव। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने जो आप लोगों को शब्द यहाँ पर पढ़ के दिखाए, चित्रों के साथ जोड़कर दिखाए, तो बच्चों अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको इतना तक मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा और आप लोगों ने पसंद किया होगा इसको। और अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे हम लोगों ने चित्र और शब्द को जोड़कर हमने शब्द बनाए थे, वैसे अब कुछ शब्द दिए हैं, उसको पूर्व जोड़कर हमें कुछ गाँव के नाम तैयार करने हैं। जैसे घोड़े गांव था, मोर गांव था, वैसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। खाना के साथ अगर मैं पूर जोड़ती हूँ तो क्या हो जाएगा, खाना पूर, खानापूर। 16 के साथ अगर पूर जोड़ती हूँ तो कौन सा शब्द तैयार होगा बच्चों, सोलापुर। वीजा के साथ अगर पूर जोड़ती हूँ तो कौन सा शब्द तैयार हो जाएगा, विजापुर। विजापुर। आपकी किताब में, यस बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विजापूर। आपके किताब में उन्होंने दिया है खालील शब्दांना पूर शब्द जोड़ा, गावांची नावे लिहा आणि वाचा। मैंने आप लोगों को पूर जोड़कर वो गांवों के नाम मैंने आपको लिखकर बच्चों दिए हैं। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वीजा, विजापुर। राजा, राजापुर। एक बार और पढ़ के दिखाती हूँ। खाना, खानापुर। सोला, सोलापूर। विजा, विजापूर। राजा, राजापूर। मुलांना हे कळलं असेल, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चले बच्चों आगे। खालील शब्दांना वाड़ी शब्द जोड़ा। वाड़ी, जैसे हमने भी पूर जोड़ा था वैसे अभी हमें वाड़ी ये शब्द जोड़ना है। गावांची नावे लिहा व वाचा। ठीक है, खालील शब्दांना वाड़ी शब्द जोड़ा। नीचे दिए हुए जो कुछ शब्द मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, शब्द को वाड़ी ये शब्द जोड़ना है, गांवों के नाम लिखने हैं और उसको पढ़ना है। लिखने के बाद इसको पढ़ना भी है, तब आपको समझ में आएगा क्या मैंने लिखा हुआ सही है कि नहीं। मैं आपको शब्द लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे बता रही हूँ मैं आपको। जिन बच्चों को उसका स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले सकते हो आप लोग। और आगे की तरफ अभी बढ़ेंगे हम। वाड़ी शब्द जोड़कर बना हुआ नया शब्द। मुलांना इथे पळस, ज्याप्रमाणे आपण पूर शब्द जोड़ून खानापूर, सोलापूर, विजापूर, राजापूर हे शब्द तैयार केलेले, उसी तरह अभी हमें शब्दों को वाड़ी ये शब्द जोड़ना है। आपल्याला वाड़ी हा शब्द जोड़ून नवा शब्द तयार करायचा आहे। तर चला मुलांनो, वाड़ी हा शब्द मी जोडलेला आहे बघा। पळस वाड़ी, पळसवाड़ी। सावंत वाड़ी, सावंतवाड़ी। कुरडू वाड़ी, कुरडूवाड़ी। आणि किर्लोस्कर वाड़ी, किर्लोस्करवाड़ी। या सगळ्या ज्या वाड्यांचे नाव आहेत ते जे आहेत ते गाव आहेत मुलांनो। ते सगळी काय आहे, गाव आहेत। पळसवाड़ी, सावंतवाड़ी, कुरडूवाड़ी आणि किर्लोस्करवाड़ी। ह्याप्रमाणे आपण ही गावांची नावे जोडून, वाड़ी आणि पूर ही जोडून गावांची नावे आपण तैयार केली आहेत मुलांनो। तुम्हाला कळलं असेलच आणि लक्षातही आलं असेल, आपको समझ में आया होगा कि वाड़ी और पूर ये शब्द जोड़कर दूसरे गांव के नाम किस तरह तैयार होते हैं। चलिए बच्चों, अब जैसे हमने
एक और अनेक वचन यहाँ इसमें देखा था, तो उसकी संकल्पना में भी आपको स्पष्ट कर देती हूँ। एक व्याकरण का छोटा सा भाग लेती हूँ, इसके साथ पाठ के साथ जुड़ा हुआ है बिल्कुल बच्चों, तो आप लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। और ये शब्द कैसे बना ये मैं आप लोगों को चित्र द्वारा स्पष्ट कर दूं बच्चों। एक वचन अनेक वचन। अम्बा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, मैंने कुछ चित्र जो है ये हमने जो पढ़े उसी में से ले रही हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि अम्बा का आंबे कैसे हो गया, है ना। घोडा का घोडे कैसे हो गया. आंबा, एक आंबा असला तर आपण त्याला आंबा म्हणतो आणि एकापेक्षा जर जास्त असले तर आपण त्यांना म्हणतो आंबे. आंबा, आंबे, एक वचन. आंब्याचं अनेक वचन लिहा. ऐसा अगर मराठी के पेपर में आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा तो आप लोगों को उसका उत्तर लिखना है आंबे. और आंबे ये शब्द दिया जाएगा और अगर ऐसा दिया लिखा होगा पेपर में कि इसका एक वचनी रूप लिहा, एक वचनी रूप लिहा, तो आप लिखोगे आंबा. टीचर दोनों तरह से पूछती, पता है ना आप लोगों को. एक वचन दिया होगा तो अनेक वचन पूछेगी, अनेक वचन अगर टीचर ने दिया है तो बोलेगी इसका एक वचनी रूप. तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, आपल्याला काही घाबरायची गरज नाहीये. संकल्पना मी इथे स्पष्ट केलेली आहे. मात्र आप लोगों को क्या करना है, जो टीचर पढ़ाती है ना बच्चों, उसको आपको बाद में एक दो बार और उसको रटना है, उसको पढ़ना है. क्योंकि अगर आप उसको पढ़ते रहोगे, अगर टीचर ने आज पढ़ाया उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आप शायद भूल सकते हो बच्चों. तो अगर आप उसको एक दो बार अगर उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसको लिखोगे तो आपके ज्ञान का दृढ़ीकरण होगा बच्चों. और ज्ञान का दृढ़ीकरण अगर एक बार हो जाता है तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क पटल पे एकदम छप जाता है. जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर में कोई फाइल सेव होती है, वैसे हमारे दिमाग में भी एक ना कंप्यूटर है, उसमें वो सारी बातें सेव हो जाएगी बच्चों. तो चलिए आगे बढ़ते. आंबा, आंबे. घोड़ा, घोड़े. एक घोड़ा, अनेक घोड़े. घोड़ा, घोड़े. आए ना सुंदर सुंदर चित्र. संकल्पना स्पष्ट हो रही है बच्चों को, ऐसे मुझे लग रहा है. आशा करती हूँ बच्चे आनंद ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे इसको अच्छे से. घोड़ा, घोड़े. झाड, झाडे. एक झाड आहे पहिल्या चित्रात, दुसऱ्या चित्रात अनेक झाडे आहेत, इसलिए झाड का अनेक वचन होगा झाडे. झाडाचं अनेक वचन होतं झाडे. झाड, झाडे. घर, घरे. घर, इथे मोठं एक घर आहे, बंगल्यासारखं बनवलंय बघा. त्याच्या बाजूच्या चित्रात भरपूर घरे आहेत, है ना. म्हणजे एक घर असलं की त्याला आपण घर म्हणतो आणि एका वाडीत भरपूर जर घर असली तर आपण त्यांना म्हणू घरे. घर, घरे. काय म्हणायचंय, क्या बोलेंगे बच्चे इसको. घर, घरे. घर का अनेक वचन होता है घरे. फळ, एक फळ. ऍपल दाखवला एक आणि अनेक काय आहेत ती फळे. भरपूर फळे आहेत बघा. अननस आहे, कलिंगड आहे, पपई आहे, मग त्याच्यानंतर मोसंबी आहे, त्याच्यानंतर किवी आहे, द्राक्ष आहेत, केळी आहेत आणि संत्र पण आहे, मोसंबी पण आहे, ऍपल तर आहेच आहे, आंबा पण दिसतोय मला छोटासा तिकडे एका कोपऱ्यात. तो तरबूज को भी काट के रखा है. और इसके बाद और एक फल भी है, वो चेरी जैसा दिख रहा है मुझे छोटा सा पीछे की तरफ. पेड़ भी है, ठीक है, पीच भी है. बहुत सारे फल इकट्ठा जब होते हैं ना तब उसको बोलेंगे फड़े. ऐसा नहीं बोलेंगे मम्मी आम, अमरूद, पपीता, केला लाई. मम्मी बहुत सारे फल लाई है. जब पापा या मम्मी बाजार से बहुत सारे फल इकट्ठा लेकर आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, पापा मम्मी फल लेकर आए हैं. हिंदी में एक फल अनेक भी फल भी होता है. मराठी में एक फल अनेक फळे. फल, फळे. क्या होगा, फल, फळे. ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं. फूल, कितनी सुंदर फूल है बघा. एक फूल अनेक फुले. फूल, फुले. फुगा, फुगे. फुगा, फुगे. काय दिसतंय हे, फुगा, फुगे. किती रंगबिरंगी फुगे आहेत बघा. फुगा, फुगे. ठीक आहे मुलांनो, चला चला पुढे जाऊया आपण आता. आता बघा मुलांनो, आपण ही उजळणी आतापर्यंत केली. आता मी तुम्हाला गृहपाठ देत आहे. गृहपाठात तुम्हाला शिकवलेल्या शब्दांची उजळणी करायची आहे. शिकवलेल्या शब्दांची उजळणी म्हणजे जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, जो भी मैंने पढ़ाया है
जो भी मैंने आप लोगों को लिखाया है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे मैंने आपको आते ही कहा, सब बच्चों को कॉपी निकाल कर बैठना है, आज की दिनांक लिखनी है, आज का विषय लिखना है और उसके बाद आप लोगों को पढ़ाई के लिए तैयार होना है। आप लोग तो होते ही हो, ये बार बार बताने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम होमवर्क आपको देते हैं या तो आप इसको लिख लो या तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब आप कॉपी लेकर बैठते हो, जब हमारा यहाँ का सेशन समाप्त हो जाता है, पढ़ाकर टीचर जब चली जाती है, तब आप जो है जो टीचर ने पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी में एक बार लिखेंगे और उसको हम लोगों को ग्रुप में भेजेंगे, तब हमें पता चलेगा आपने कितना जाना, आपको कितना समझ में आया। तो चलिए बच्चे, गृह पाठ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। लिखने में अगर आपको समय लगता होगा तो आप गृह पाठ लीजिए। स्क्रीन पे मैंने सामने दिया है, शिकवलेल्या शब्दांची उजळणी करा। उजळणी करना यानी इसका रिवीजन करना है। जो जो मैंने शब्द आपको बताए हैं, जो शब्द मैंने आपको लिख के दिखाए हैं ब्लैक बोर्ड पर, जो शब्द मैंने पूर और वाड़ी ये शब्द जोड़कर नए शब्द आपको बनाए हैं, बनाकर दिखाए हैं, उसको आपको दोबारा अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसी को मराठी में कहते हैं उजळणी करा। उसका रिवीजन करना है, उसका पुनरावर्तन करना है। पुनरावर्तन करना, हम बोलते हैं ना पुनरावर्तन करो, तो उसको मराठी में कहते हैं उजळणी करा। तो आपको उसको उजळणी करना है। और जैसे मैंने आप लोगों को कुछ शब्द बना के दिखाए थे, पूर लगाकर, वाड़ी लगाकर, तो पूर और वाड़ी लगाकर आपको कुछ शब्द बनाने ही है, 5-5 शब्द आपको बनाने। साथ में नगर, एक अलग समय शब्द आपको देती हूँ, नगर। नगर ये शब्द जोड़कर भी आपको मुझे 5 शब्द बनाकर दिखाने हैं होमवर्क के लिए। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को आज बताया कि हम शब्दांशी खेलूया, किस तरह हम खेले, शब्दों के साथ हम किस तरह खेले और शब्दों को किस तरह लिखना है, उसका रेखाटन किस तरह करना है, ये भी मैंने आपको सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से बताया। और आपके लिए एक नया शब्द मैंने दिया है, नगर। नगर इस शब्दों को जोड़कर आपको कुछ शब्द बनाने हैं और मुझे देने हैं। आप लोगों को एक शब्द बनाकर दिखा रही हूँ।